स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना विकास का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल। कृषि सहकारिता क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट के बाद वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने का प्रधानमंत्री का आह्वान। वीडियो कॉन्फ्रेंस से बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की G20 बैठक में संबोधन। विकासशील देशों में उच्च ऋण के खतरों से किया आगाह। नागालैंड और मेघालय में अंतिम चरण में चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री की दोनों राज्यों में धुआंधार रैलियां। पूर्वोत्तर में शांति बहाली पर जोर। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने भी झोंकी ताकत। जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। ICAR के 61वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, अवसरों और निवेश का सबसे प्रमुख स्थल है भारत। और विधानमंडलों में गतिरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता। गंगटोक में CPA इंडिया रीजन जोन 3 के 19वें सम्मेलन के समापन समारोह में संबोधन। युवाओं में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल हमारे किसानों ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि देश को खाद्यान्न निर्यात करने में भी सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बढ़ाया गया है। जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। आज भारत के कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊर्जावान युवा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी भागीदारी कम है, जबकि वो भी इसके महत्व और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की G20 बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता, भरोसा और वृद्धि प्रदान करना समूह के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोविड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो झटका दिया है, इसके बाद के प्रभावों से अनेक देश, विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अब भी उबर नहीं पाई हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की ये बैठक है। Viability of many countries is threatened by unsustainable debt levels. Trust in international financial institutions has eroded. This is partly because they have been slow to reform themselves. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence and growth to the global economy. नागालैंड में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में धुआंधार रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा
कि नागालैंड में स्थायी शांति लाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में शांति, प्रगति और समृद्धि सरकार के ध्येय हैं। नागालैंड में चुमोकेडिमा में एनडीपीपी बीजेपी की चुनाव सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड ने पिछले 9 वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड के काफी स्थानों से अफस्पा को हटाया गया है। ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पूरे राज्य से इसे समाप्त किया जा सके। नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है। 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आफ्स्पा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आफ्स्पा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें मजबूत योगदान दे रहा है। शिलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क की कमी ने अतीत में मेघालय में विकास को बाधित किया था। हालांकि पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे युवा हों, महिलाएं हों, व्यापारी हों या सरकारी कर्मचारी हों, हर कोई चाहता है कि मेघालय की सत्ता में बीजेपी आए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मेघालय को वंशवादी राजनीति से मुक्त करने की जरूरत है। और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। आप सबका कल्याण के कामों को गति देकर के चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने शिलांग में रोड शो भी किया। मेघालय विधानसभा चुनाव में म्यूजिक छाया हुआ है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में संगीत का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्थानीय म्यूजिक बैंड को प्रचार के लिए रैली स्थल पर बुला रहे हैं। देखिए संसद टीवी संवाददाता सूरज मोहन झा की रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूं मेघालय की राजधानी शिलांग में, जहां पर एक राजनीतिक दल की रैली हो रही है और यहां पर आप देख सकते हैं जो मेघालय का संगीत है, म्यूजिक और राजनीति और चुनाव प्रचार, यहाँ सब मिले हुए हैं। देखिए जनसमूह आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है सुनने के लिए और साथ में यहाँ पर म्यूजिक का प्रबंध है। ये न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि मेघालय में हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो, एनपीपी हो, यूडीपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बैंड आप देख सकते हैं जो चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाते हैं। संगीत जो म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं मेघालय में पॉलिटिक्स को भी अपने रंग में ले लेता है। ये यहाँ की खूबसूरती है। ये म्यूजिक ही यहाँ के लोगों को जोड़ता है और यहाँ को युवा है, महिलाएं हैं, सब संगीत से सराबोर है और इस संगीत के साथ में ही राजनीतिक का ये जो रंग है वो जुड़ेगा और लोकतंत्र का महापर्व जहाँ पे मतदान होना है 27 फरवरी को, उससे पहले ये आखिरी कोशिश सभी राजनीतिक दल द्वारा हो रही है। शिलांग से सूरज मोहन झा, कैमरामैन महावीर सिंह के साथ। संगीत के रंग में रंगी जनता और इसी बीच चुनाव प्रचार। बहरहाल रुख करते हैं अपने दोनों सहयोगियों का।
सूरजमोहन झा शिलोंग मेघालय से हमारे साथ मौजूद हैं और पवन कुमार शर्मा कोहिमा नागालैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं यही जानना चाहूंगी पवन की प्रधानमंत्री ने आज रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर शांति पर जोर था। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मियां जनता के बीच, आपके आसपास किस तरह का माहौल आपने पाया जनता के बीच? दीक्षा, जैसा आपने कहा, जहां तक बीजेपी की बात हो चाहे एनडीपीपी की बात हो, इस बार जो एक गठबंधन है नागालैंड में, उनका नारा ही है पीस और डेवलपमेंट। और पूरा अगर प्रधानमंत्री के हम पूरे भाषण को देखें जो दीमापुर में आज रैली हुई, तो वो पूरा जोर जो है उसी पीस और डेवलपमेंट के आसपास है। एक विशेष बात उन्होंने आज जो कही वो ये थी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो रीजन और रिलीजन के बेसिस पे कोई मतभेद नहीं कर रही है नॉर्थ ईस्ट की जितने भी राज्य हैं। तो इसका उनका सीधा साधा इंगित था, क्योंकि जहां तक नागालैंड की बात है तो यहाँ 88% जो है ईसाई लोग रहते हैं और बीजेपी को अमूमन ऐसा कहते हैं कि वो हिंदुओं की पार्टी या कुछ ऐसा है, तो उसकी तरफ उनका इशारा था कि साफ तौर पे कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति संप्रदाय हो या नॉर्थ ईस्ट की बात हो, तो उसके उत्थान के लिए बीजेपी काम करती है। और जहां तक उन्होंने रीजन की बात कही तो रीजन में ये था कि नॉर्थ ईस्ट को उपेक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले इसको एटीएम समझा, पर जो बीजेपी है वो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी की तरह देखती हैं और उनके विकास के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। तो ये उनकी तरफ फोकस था। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि पहले जो थी, जो नॉर्थ ईस्ट या नागालैंड की बात हो, वो दिल्ली से उसकी दूरी ज्यादा थी और उन्होंने कहा कि अब ये दूरी कम हो रही है। वो चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे 100 साल बाद नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन बन रहा है दीमापुर के बाद दीक्षा, तो उसकी तरफ उनका इशारा था। तो ऑल टुगेदर जो उनका कहने का पूरा ये था कि यहाँ पे जहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की भी बात हो, तो उसकी तरफ भी उनका इशारा था कि ये भी दूर किया जाएगा। तो कुल मिला के पूरा उनका जो था कि नॉर्थ ईस्ट में शांति और उसका विकास ही प्राथमिकता है एनडीपीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट की। और उन लोगों से अपील की कि 27 फरवरी को बिल्कुल इसी पीस और डेवलपमेंट के लिए वोट करें। बिल्कुल 27 फरवरी को इसी पीस के लिए वोट करने की अपील की गई है। हमारे साथ सूरजमोहन झा भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने शिलोंग में भी रोड शो किया है, रैली को संबोधित किया है। इसी के साथ तमाम पार्टियों ने जो अपनी ताकत है वो झोंक दी है, क्योंकि चुनावी प्रचार अंतिम चरण में है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं जनता के बीच, सूरज? जनता के बीच मेघालय में अगर मैं बात करूं दीक्षा, तो जनता के बीच चुनाव को लेकर बहुत ही अच्छा माहौल है। यहां पर अमूमन भी जो मतदान है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 86% से ज़्यादा मतदान पिछली बार हुआ था और इस बार भी जो निर्वाचन आयोग ने लक्ष्य रखा है दीक्षा कि 90% से ऊपर मतदान हो, और इसके लिए यहाँ पर काफ़ी जो है प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने तो चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी ही, अब निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और ऐसी मैं शिलोंग में एक ऐसे ही जगह पे खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कंसर्ट हो रहा है यहाँ पे। कार्यक्रम ये निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें जो पहली बार के युवा पहली बार वोट डालने वाले हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने ईएलसी सेंटर शिलोंग और अन्य शहरों में खोले हैं, ताकि जो साक्षरता है मतदाताओं के बीच में वो ज़्यादा बढ़े, और ख़ासतौर से जो पहली बार के वोटर हैं उनके लिए वो वहाँ जाएं और देखें कि किस किस तरह के कागज और क्या उन्हें वहां करना है। तो तमाम कोशिशें हो रही है जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहा है निर्वाचन आयोग, जो जनता से यह अपील कर रहा है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और वोटिंग देने जरूर आए। बहरहाल आप दोनों ने हमसे ये जानकारी साझा की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को पूरा भरोसा है कि राज्य की जनता एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन को एक बार फिर बहुमत देगी और नागालैंड के विकास के लिए वे आगे भी काम करते रहेंगे। संसद टीवी संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है। सर, वेलकम टू संसद टीवी। थैंक यू। सर, NDPP and BJP coalition government is in power for last 5 years. Yes. What do you think? What are the major achievements you have done in last 5 years? Well, there are many. I cannot give all the accounts, but since under the Prime Minister's support and his always advises, we had taken a lot of developmental activities. Chief Minister's microfinancing. So this microfinancing
is for everybody, be farmers, be self-help group, be entrepreneurs, small business times. Sir, this time NDPP is contesting on 40 seats Yes. and BJP is on 20 seats. Yes. So, what do you think it will be, because there is no opposition in Nagaland? 60 members came together, opposition less, because we feel that coming together we can pursue to bring a solution to the Naga political issue. But it could not come. So when announcement of election has come, then we have to disperse to our respective parties and contest election again. One thing that the tourism sector can be beneficial for the development of Nagaland. Yes. So, what do you want to say to the youth of Nagaland? You see, Nagaland state, we call Nagaland as a land of festivals because we are a tribal state and all the tribes, they celebrate their own festivals in their respective district and locations. And that's how you have heard about Hornbill Festival. It's the culmination of all the festivals which assemble in Kisama in 1st to 10th December, and where we get a lot of tourists at that period. We are lacking in infrastructure, you are right, because we cannot accommodate guests. So many people used to start booking for the next season, and are concerned. We are giving them a lot of skilling, trainings, and as I have mentioned, microfinancing for small timers. नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो का कहना है कि राज्य के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए नई नई चीजें हो रही हैं। उन्होंने माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम और होना है और उसको हम आगे ले जाएंगे। और अब बढ़ते हैं त्रिपुरा की ओर। दिग्गज सीपीएम नेता और लंबे समय तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार ने दावा किया है कि त्रिपुरा में इस बार उनके गठबंधन को राज्य में जीत मिलेगी। अगरतला में संसद टीवी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बातचीत की माणिक सरकार से। साल का ये पहला चुनाव बहुत ही अहम है भारतीय मतदाता के लिए और भारतीय राजनीतिक पार्टियों के लिए। हमारे साथ सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार साहब मौजूद हैं। क्या ऐसी वजह रही कि एक दूसरे के धुर विरोधी लोग इस बार विलय करके एक साथ चुनाव में, इसका मैसेज क्या जाएगा सर जनता में? You see, this left and Congress come close together. The situation has been created by the BJP-led government. तो सर क्या लगता है आपको, आपकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है? Benefit of the people of Tripura for their advancement and also the advancement and development of the state, there is no other alternative. People have to form a pro-people government. बहुमत नहीं मिलता है किसी पार्टी को, तो क्या आपके साथ त्रिपुरा मोथा का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है? कई बार इंटरव्यू में प्रद्युत जी ने भी कहा है कि इसको सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या आप उनके साथ अलायंस करके भी सरकार बनाने की सोच रहे हैं? I have already made my point clear. We shall have to wait till 2nd of March. Then the picture will be clear. Then we will apply our mind. तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार। कैमरामैन रसूल वरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, त्रिपुरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के कारण भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदीयमान सितारा है और देश का विकास रुकने वाला नहीं है। आईसीएआर के 61वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सितंबर 2022 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और मुख्य रूप से कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के कारण भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदीयमान सितारा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हम अवसरों और निवेश का सबसे प्रमुख स्थल हैं। एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यह निर्विवाद है। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर इकोनॉमी और इन्हीं की बदौलत प्राइमरीली इंडिया इज अ राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। 2047 when India enters centenary of its independence,
it will be a focal point of the entire globe for global peace, global harmony, global security, global growth. We cannot allow anyone to taint, tarnish, diminish achievements of those who are sweating for this nation. सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का समापन हो गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक विमर्श में असंसदीय व्यवहार पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर और बाहर अपने व्यवहार को संयमित और गरिमामय रखना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन गतिरोध भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जितने भी लोकतांत्रिक संस्था हैं, अब समय आ गया है ये सकारात्मक चर्चा संवाद के केंद्र बने और इनके माध्यम से हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाएं। ये समय हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसको हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर करना होगा। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सम्मेलन में चर्चा के लिए रखे गए विषय सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि देश, दुनिया और मानवता के लिए प्रासंगिक और भविष्य से संबंधित हैं। कुछ मुद्दों पर जो माननीय वक्ताओं ने अपनी राय दी और जो सुझाव दिए, मैं मानता हूं कि आज की देश की राजनीति के लिए वे बड़े प्रासंगिक और सीखने योग्य हैं। जैसे सूरज की रोशनी इस इलाके से देश में प्रवेश करती है, मुझे यकीन है कि यहां जो सुझाव मिले वो देश के अन्य हिस्सों में अन्य लोगों के लिए भी उतने प्रासंगिक और प्रेरित करने वाले होंगे। कांग्रेस का 85वां पूर्ण सत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से शुरू हो गया। यह सत्र संचालन समिति की बैठक के साथ शुरू होगा, जिसमें 3 दिवसीय सत्र का एजेंडा निर्धारित किया जाएगा। कांग्रेस की संचालन समिति ने आज सर्वसम्मति से फैसला किया कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकृत होंगे। कांग्रेस के संविधान में कार्य समिति का चुनाव कराने या फिर सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नामित करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत करने का भी प्रावधान है। इस सत्र में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल रहे। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में ओमान, पेरू, कंबोडिया और दक्षिण सूडान के राजदूत के अलावा सेशल्स के उच्चायुक्त ललितिनिका एकोचे से भी परिचय पत्र प्राप्त किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया स्टैनफोर्ड में आयोजित द इंडिया डायलॉग सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना था। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया को जलवायु कार्रवाई और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए संस्थानों की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संगठन इन चुनौतियों से निपटने के लिए नहीं बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वे अपने सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाते बंद किए जाने का आरोप लगाने वाले पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की शिकायतों पर गौर करें। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सऊदी अरब जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आने के बाद उसे तिरुवनंतपुरम में आपात स्थिति में उतारा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति तक पहुंचने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने इसका विरोध किया। चीन और भारत सहित 32 सदस्य अनुपस्थित रहे। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरियाई सेना ने भी इसकी पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पारिवारिक आपात स्थिति के कारण भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से हटने का फैसला किया है, जिससे उप कप्तान स्टीव स्मिथ 1 मार्च से इंदौर में शुरू होने वाले मुकाबले में टीम की अगुवाई करेंगे।
पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के प्रति देवी सिंह शेखावत का 89 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने उनके निधन पर शोक जताया है। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य कर्नाटक के नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए राज्य के दौरे से पहले कहा कि यह हवाई अड्डा न सिर्फ व्यापार संपर्क में वृद्धि करेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री 27 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए 89,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना में शबरी माता की जयंती पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में उन्होंने कहा कि सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। गुजरात सरकार ने 3,01,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला गया। वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली बीजेपी की नई सरकार का ये पहला बजट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून पारित कराने के समर्थन में चंपावत में युवाओं द्वारा आयोजित अभिनंदन और आभार रैली में हिस्सा लिया। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा नए नियुक्त शिक्षकों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बवाना से पार्षद पवन सहरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज शनिवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आएंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो शिखर वार्ता करेंगे। जर्मनी में भारतीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी दोनों देशों के बड़े मुद्दे हैं, जिनके बारे में भी विस्तार से दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। We have 35,000 students of Indian students in Germany, and another 18,000 in the pipeline here. So there is an explosion of Indians going to Germany. We are very happy with this. It's a very good sign. We are very glad that Indians choose Germany as their destination for studies, and we with all the challenges that imposes on us and the visa section, we will try to accommodate as quickly as possible. But मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन हॉल में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक खजाने की वापसी शीर्षक वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।